नमस्कार दोस्तों, प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की इंपॉर्टेंट द हिंदू न्यूज़ से। पहली फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ है, G20 के समिट जो चल रहा है जर्मनी के हैम्बर्ग में, वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री ने टेररिज्म यानी आतंकवाद के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। पिछले कुछ समय से हमारी ऐसी रणनीति है, पाकिस्तान द्वारा जो आतंकवाद फैलाया जाता है, हम पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए आतंकवाद के मुद्दे को उठाते हैं। पहले भी कई ऑर्गेनाइजेशन से उनके समिट हुए, जैसे ब्रिक्स के, बिम्स्टेक के, इवन UN में जब समिट हुआ था वहाँ पे भी हमने आतंकवाद के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। यहाँ पे G20 के समिट में प्रधानमंत्री ने 11 पॉइंट्स का एजेंडा दिया, तो कुछ बातें इसमें ऐसी थी, आतंकवाद की एक डेफिनेशन हो जो प्रॉपर ढंग से अभी भी डिसाइड नहीं की गई है, और एक्स्ट्राडिशन जो होता है, यानी मान लीजिए किसी एक देश में घोषित आतंकवादी अगर किसी दूसरे देश में पकड़ा जाता है तो उसका जो एक्स्ट्राडिशन हो उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। तो इस प्रकार के 11 पॉइंट्स दिए गए हैं हमारे प्रधानमंत्री द्वारा। अब G20 के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। G20 जो है वो एक इंटरनेशनल फोरम है विभिन्न गवर्नमेंट्स के लिए। इसमें जो विभिन्न देशों के जो प्रीमियर्स हैं, यानी जो 19 देश प्लस में एक ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन है। G20 के 20 मेंबर्स हैं जिसमें से 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। तो हेड्स जो हैं विभिन्न देशों के या फिर यूरोपियन यूनियन के, वो टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। इवन जो फिनेंस मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग भी होती रहती है। 1999 में इसका G20 को बनाया गया था। जब इसे शुरू में बनाया गया था तो मेन फोकस था इकोनॉमिक कोऑपरेशन, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो एजेंडा है G20 का वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। और ये जो समिट चल रहा है 2017 का, वो चल रहा है जर्मनी के हैम्बर्ग के अंदर में, और अगला जो समिट होगा 2018 का वो हमारे इंडिया में होगा। तो इंपॉर्टेंट है G20। कई बार यूपीएससी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेती है, इज G20 फोकस ओनली ऑन द इकोनॉमिक कोऑपरेशन या इकोनॉमिक बॉडी? नहीं, अब ये काफ़ी सारी चीज़ों पे फोकस कर रही है, इवन क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो काफ़ी दायरा बढ़ गया है G20 का। अगली जो न्यूज़ है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। सीबीआई ने छापेमारी की लालू प्रसाद यादव के कई ठिकानों पे, तो सीबीआई के बारे में थोड़ा सा डिस्कस हम कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, सीबीआई एक स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है। इसे बनाया गया था दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंदर में, और पहले ही आती थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में, लेकिन 1963 में यानी 1963 में इसे ट्रांसफर कर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशंस एंड ग्रीवेंसेस के अंदर में। कंपोजिशन, जो डायरेक्टर होता है सीबीआई का, उसकी एलिजिबिलिटी ये है कि कम से कम वो ऑफिसर आईजी रैंक का होना चाहिए, 2 साल का टेन्योर होना चाहिए, ऐसा लिखाया हुआ है सीवीसी एक्ट 2003 के अंदर में। आगे क्या है, कौन रेकमेंड करता है? देखिए, रेकमेंड जो कमेटी है उसमें तो सीवीसी एज चेयरमैन, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और सेक्रेटरी इन कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अपॉइंट कौन करता है। एक अपॉइंटमेंट कमेटी होती है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो 3 सदस्यों का जो ये कमेटी है वो अपॉइंट करती है सीबीआई चीफ को। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। अब वो वाहन वो विमान जो दिल्ली में आते हैं, दिल्ली से उड़ान भरते हैं या फिर दिल्ली में आते हैं, तो नागरिकों के लिए यात्रा सस्ती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो नया टैरिफ स्ट्रक्चर की घोषणा की गई है, पहले जो यूजर डेवलपमेंट फीस लगती थी वो ज़्यादा लगती थी, अब यूजर डेवलपमेंट फीस है वो कम लगेगी। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो एक कंटेक्स्ट है, लेकिन कौन सी बॉडी इन सब चीज़ों से डील करती है वो इंपॉर्टेंट है। एयरपोर्ट इकोनॉमिक्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AERAI, ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसे बनाया गया था एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2008 के अंतर्गत में। इसका ऑफिस दिल्ली के अंदर में है। ये डिसाइड करती है जो भी एरोनॉटिकल सर्विसेज के लिए जो टैरिफ होते हैं उनको डिसाइड करने के लिए जो एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, डिफरेंट स्टेक होल्डर से कंसल्ट करती है, रिपोर्ट्स को इन्वेस्टिगेट करती है और काफ़ी कुछ देखती है। और उसके बाद में ये परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स भी तय करती हैं, क्वालिटी के क्या जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं वो होने चाहिए। तो याद रखिएगा इस बॉडी के बारे में, नाम है एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। डेवलपमेंट फीस, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी के वो सब चीज़ें तय करती है ये बॉडी। आगे है रागी जीनोम सीक्वेंसिंग बाय बेंगलुरु यूनिवर्सिटी। रागी का जीनोम तैयार कर लिया गया है। जीनोम तैयार करने से हुआ फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि पता लग जाएगा कि कौन से ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो तैयार करते हैं रागी को ड्रोट रेसिस्टेंट बनाने के लिए या फिर उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए। और एक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस स्लाइड में वो ये है कि पहली बार जो डोमेस्टिकेट किया गया था रागी को, वो किया गया था वेस्टर्न युगांडा या फिर इथोपियन हाईलैंड्स के अंदर में, और इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 3000 BC के आसपास में। कई बार यूपीएससी के द्वारा इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि रागी को सबसे पहले उगाना स्टार्ट किया गया था इंडिया के अंदर में, तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इंडिया के अंदर में सबसे पहले नहीं उगाया गया था, सबसे पहले इसकी जो डोमेस्टिकेशन थी वो स्टार्ट हुई थी वेस्टर्न युगांडा या फिर इथोपियन हाईलैंड्स के अंदर में। आगे है, आपने कुछ दिनों पहले
एक बात सुनी होगी कि हाईकोर्ट ने यमुना और गंगा रिवर्स को लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया है। जिस प्रकार से ह्यूमन बींग्स के खिलाफ में अगर कोई इंजरी करता है दूसरा ह्यूमन बींग, मान लीजिए कोई हमारे देश के अंदर में कोई नागरिक किसी दूसरे नागरिक को चोट पहुंचाता है तो प्रॉपर कानून के हिसाब से सजा होती है। ठीक उसी प्रकार से लिविंग एंटिटी घोषित किया गया था। अगर रिवर्स को कोई नुकसान पहुंचाता है, उसमें पोल्यूशन फैलाता है, तो एक प्रकार से ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट किया जाएगा रिवर्स को। ऐसा जजमेंट दिया था हाई कोर्ट ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब उस जजमेंट पे स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जो वर्डिक्ट था कि यमुना और गंगा को लिविंग एंटिटी समझा जाए, उस जजमेंट पे स्टे लगा दिया है। ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ में। अगली जो न्यूज़ है वो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है, बस थोड़ा सा बॉडी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। न्यूज़ तो ये है कि जो सेबी है वो कार्रवाई करेगी नॉन कंप्लायंस फर्म के हिसाब से, जो प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं करती या प्रॉपर जो गाइडलाइंस के हिसाब से काम नहीं करती। सेबी बॉडी है वो एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। इसे बनाया गया था सेबी एक्ट 1992 के अंदर में। रेगुलेटर है, यानी हमारा जो आईपीओ है, प्राइमरी मार्केट है या फिर सेकेंडरी मार्केट है, जहाँ पे जो शेयर्स हैं वो खरीदे या बेचे जाते हैं। जो भी कंपनीज लिस्टेड हैं वो प्रॉपर डिस्क्लोजर्स करें, और जो आम इंडिविजुअल्स हैं उनके राइट्स का हनन ना हो, इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, इन सब चीज़ों से डील करती है सेबी। तो फंक्शंस यही हैं कि इनके पास में पावर्स ये भी होती हैं, रेड ये कर सकती हैं, प्रॉपर्टी अटैच कर सकती हैं अगर कोई धांधलीबाजी होती है तो। अब पीआईबी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है पीआईबी के अंदर में। पीआईबी में काफ़ी सारी स्कीम्स दी गई हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो मिनिस्ट्री है या नॉर्थ ईस्ट के जो यूथ हैं उनके लिए सरकार कौन कौन सी स्कीम चला रही है। एक मीटिंग को संबोधित किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। ये मीटिंग CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी, और वहाँ पे ये जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये जिक्र कर रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट के यूथ के लिए कौन कौन सी स्कीम सरकार ने चलाई है। सबसे पहले तो देखिए, वेंचर फंड फॉर यंग स्टार्टअप्स इस्टेब्लिश किया है गवर्नमेंट ने, ताकि जो यूथ नॉर्थ ईस्ट के अंदर में अपने आप की एंटरप्रेन्योरशिप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उनके लिए सरकार ने एक वेंचर फंड का इस्टेब्लिशमेंट किया है। उसके अलावा जो स्पोर्ट्स का पोटेंशियल है वो नॉर्थ ईस्ट के यूथ में काफ़ी ज़्यादा है, तो वो उस पोटेंशियल को कैच करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए सरकार ने एक यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया था पहले मणिपुर में। जल्द ये यूनिवर्सिटी भी बन जाएगी मणिपुर के अंदर में। आगे गवर्नमेंट के द्वारा सैटेलाइट से क्लासेस भी दी जा रही हैं स्टूडेंट्स को वहाँ पे, ताकि वो बड़े एग्जाम्स जैसे कि यूपीएससी या दूसरे बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर सके वहाँ के जो यूथ हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो सुविधाएं जो मेट्रो सिटीज़ में पर्सन्स को मिलती हैं, जैसे दिल्ली, आपने देखा होगा दिल्ली में आके जो लोग IAS की तैयारी करते हैं, वैसी फैसिलिटीज़ कई बार वैसी सुविधाएं दूर दराज के इलाकों में यूथ को नहीं मिल पाती। तो उसी लूप होल को फिल करने के लिए सरकार उनको कोचिंग प्रोवाइड करेगी बड़े एग्जाम्स के लिए। फॉर एग्जांपल सिविल सर्विसेज, सैटेलाइट से ये क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। और इसके अलावा PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन पे भी फोकस किया जा रहा है, ताकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी अपनी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनकी होती है, उसमें से कुछ फंड्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट में भी इन्वेस्ट करें और नॉर्थ ईस्ट में भी डेवलपमेंट आए। ऐसा सरकार एंकरेज कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे फोकस किया जा सके। अब जो ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी CII के द्वारा, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इस बॉडी का निर्माण किया गया था 1895 के अंदर में। ये नॉन गवर्नमेंटल नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी है, ये याद रखिएगा, नॉट गवर्नमेंटल और नॉट फॉर प्रॉफिट, NPNG। ये बॉडी एक एनवायरनमेंट तैयार करती है डेवलपमेंट लाने के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए एक अनुकूल माहौल बनाने के लिए। 8300 मेंबर्स होते हैं इसके, और विभिन्न छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में भी कोऑर्डिनेट करती है। तो मेनली तो देखिए, अब आपने काफ़ी बार देखा होगा कि सरकार बजट बनाने से पहले CII से कंसल्ट करती है, उनकी राय जानती है कि आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, उसी हिसाब से सरकार पॉलिसीज़ बनाने के लिए प्रयास करती है। तो CII बॉडी इंपॉर्टेंट बॉडी है, ये भी याद रखिएगा। आगे दूसरी जो स्कीम्स हैं नॉर्थ ईस्ट के यूथ के लिए वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ईशान उदय जो स्कीम है, ये एक स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है नॉर्थ ईस्ट रीजन के यूथ के लिए। ये चलाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने मिलकर स्कीम चलाई है, ताकि जो भी यूथ नॉर्थ ईस्ट के अंदर में हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश से वो नहीं कर पाते, चाहे वो पॉवर्टी हो या फिर फंड्स की कमी हो, तो स्कॉलरशिप दी जाएगी उनको। और चलाई जा रही है स्कीम किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ HRD एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा। तो याद रखिएगा, हायर एजुकेशन के लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को स्कॉलरशिप दी जाती है इस स्कीम के अंदर में। अगली जो स्कीम है वो है ईशान विकास। ये स्कीम है कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सपोजर मिले। कई बार ऐसा होता है जो वहाँ के कॉलेज हैं उनको प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिल पाता, तो उनको कनेक्ट किया जा रहा है IIT से, NIT से या फिर IISER से।
ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ के उनको कनेक्ट हो सकें, वो बड़े इंस्टीट्यूशन से उनको पता लग सके कि बड़े इंस्टीट्यूशंस में क्या कुछ सीखने को मिलता है। वो जो नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स हैं वो भी ज़्यादा सीख सकें IIT से, NIT से। तो काइंड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है स्कूल चिल्ड्रंस को और जो नॉर्थ ईस्ट के जो दूसरे यूथ हैं उनको एक्सपोजर प्रोवाइड करने के लिए। आगे है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, यूनियन गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई थी ये 1956 के अंदर में। ये यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस तैयार करती है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, फेलोशिप देती है और काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। तो याद रखिएगा ये बॉडी भी इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। आगे है स्कीम फॉर IPR अवेयरनेस ने एक स्कीम लॉन्च की है, जो है मतलब ये नाम ही IPR अवेयरनेस के लिए जो स्कीम है वो नाम है क्रिएटिव इंडिया इनोवेटिव इंडिया। याद रखिएगा स्कीम का नाम है क्रिएटिव इंडिया इनोवेटिव इंडिया। पिछले दिनों 2016 के अंदर में एक पॉलिसी बनाई गई थी, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी 2016। ये स्कीम थी IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में अवेयरनेस लाने के लिए। तो अब अवेयरनेस जो जनरेट की जा रही है उस स्कीम का नाम है क्रिएटिव इंडिया इनोवेटिव इंडिया। और करता कौन है? करता है CIPAM यानी सेल फॉर IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट। ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर में आता है और कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर में जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। स्कीम का मेन मकसद यह है कि IPR के प्रति यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है उसके प्रति अवेयरनेस पैदा करना स्टूडेंट्स में, यूथ में, ऑथर्स में, आर्टिस्ट में, इन्वेंटर्स में, प्रोफेशनल्स में, सभी तरह की सिटीज़ जैसे Tier 1 सिटी, Tier 3 सिटीज़ में। तो ये इनका मेन काम है। और अब ये है सेल फॉर IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट। ये सेल का मेन काम अभी वही है जो हमने अभी डिस्कस किया था। प्रोफेशनल बॉडी है, आती है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अंदर में। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। डिपार्टमेंट का नाम डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। स्लोगन क्या है? क्रिएटिव इंडिया इनोवेटिव इंडिया। स्कीम कह लीजिए, स्लोगन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। फंक्शन यही है कि पब्लिक अवेयरनेस पैदा करना, कि लोगों को बताना कैसे IPR में आप रजिस्टर करवा सकते हो, कैसे फॉर्म फिल करना है ताकि जो भी लोग अपना बिजनेस को कॉमर्शलाइज करना चाहते हैं तो वो IPR अपना बुक करवा लें ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो। पहला जो मेज बेस्ड मेगा फूड पार्क है वो कपूरथला पंजाब में इस्टेब्लिश किया गया है। मेज मतलब मक्का। मक्का देखिए काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है और एक मुकाबले की फसल है, चावल या गेहूं का अल्टरनेटिव साबित हो सकता है। कम पानी लगता है, न्यूट्रिशन ज़्यादा प्रोवाइड करता है मक्के की अगर बात करें तो पहला जो पहला ही जो मेगा फूड पार्क इस्टेब्लिश किया गया है मक्का का, वो इस्टेब्लिश किया गया है कपूरथला पंजाब के अंदर में। आगे है जरावा ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऑफ अंडमान आइलैंड्स। देखिए जो जरावा कम्युनिटी है अंडमान में ये रहते हैं, जरावा जो लोग हैं, इनके खिलाफ में किसी भी तरह की फोटोग्राफी नहीं हो सकती, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाई हुई है। और अब नेशनल ST कमीशन ने एक सुमोटो नोटिस लिया है एक चीज़ का। कुछ लोगों ने जरावा लोगों की जो मूवीज़ बनाई और ये यूट्यूब पे डाल दी, तो इस चीज़ का सुमोटो कोग्निजेंस लिया है नेशनल ST कमीशन ने, वो इस चीज़ पे कार्रवाई करेंगे। तो 2-3 चीज़ें देखिए जरावा के बारे में। कहाँ की है ये? अंडमान में रहते हैं जरावा, जो पॉपुलेशन है काफ़ी कम है, 250 से 400 के आसपास इनकी पॉपुलेशन है और बिल्कुल फॉरेस्ट के अंदर में रहते हैं। अभी भी जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करते हैं, जैसे गैदरिंग, हंटिंग, उस तरह की एक्टिविटीज़ पे ये डिपेंड करते हैं। और बाहर के जो लोग हैं उनके साथ में इनका जो संपर्क है वो ऑलमोस्ट निल है। थोड़ा सा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और आर्टिकल नंबर 338A यानी 338A के अंदर में आती है। कंपोजिशन की बात करें तो 1 चेयरपर्सन, 2 वाइस चेयरपर्सन और 3 दूसरे मेंबर्स। अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। एनुअल रिपोर्ट भेजती है ये बॉडी, प्रेसिडेंट को सौंपती है और प्रेसिडेंट बाद में पार्लियामेंट के सामने उस रिपोर्ट को रखते हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की। और पार्लियामेंट को बताना पड़ता है कि अगर इनकी रिपोर्ट जो है वो रिजेक्ट की गई है तो क्या कारण है उसके पीछे। करती क्या है बॉडी? वो तो सारे सिंपल से पॉइंट्स हैं। इन्वेस्टिगेट करना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के खिलाफ में अगर कोई गलत कार्य होता है, अगर उनके राइट्स का वायलेशन होता है तो उनको इन्वेस्टिगेट करना, उनके राइट्स इंश्योर करना, इंक्वायरी करना, कंप्लेंट्स अगर हैं तो उसको एड्रेस करना, ये सारी चीज़ें ये करती हैं। सिविल कोर्ट के तर्ज पर इनके पास में पावर्स हैं। किसी भी रिकॉर्ड को ये समन कर सकते हैं, किसी को भी गवाही के लिए बुला सकते हैं, इस तरह की पावर्स हैं इनके पास में, इस बॉडी के पास में। नाम है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब थोड़े क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप बताइए, जो ईशान उदय स्कीम के बारे में हमने अभी डिस्कस किया, कौन सी मिनिस्ट्री ने यह स्कीम चलाई है और किसके लिए है ये स्कीम? नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए है या नहीं है? अगला क्वेश्चन है CBI के बारे में आप बताइए, क्या CBI एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है? और कौन सी मिनिस्ट्री के प्रति ये रिस्पॉन्सिबल है? क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल
पेंशंस एंड ग्रीवेंसेस के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो यूजीसी से रिलेटेड है। क्या यूजीसी एक नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है? क्या ये फेलोशिप प्रोवाइड करती है डिफरेंट कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ को? तो ये क्वेश्चंस हैं कुछ, इनका आंसर आपको मिल जाएगा onlyies.com वेबसाइट पे। मेन्यू में डेली क्विज का सेक्शन है, वहाँ पे आप जाके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए और आंसर्स देख सकते हैं। तो रिकैप कर लेते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए। ये देखिए, रिकैप की बात करें तो द हिंदू में हमने डिस्कस किया, प्रधानमंत्री ने जो स्पीच दी टेररिज्म के मुद्दे पे, G20 को हमने डिस्कस किया। उसके बाद में सीबीआई के बारे में डिस्कस किया, और जो विमान जो आते हैं दिल्ली में या फिर दिल्ली से उड़ान भरते हैं, किराया काफ़ी कम हो जाएगा। फिर आगे बॉडी के बारे में डिस्कस किया, एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AERAI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये तो देखिए आसान सा था, ये मैंने डिस्कस नहीं किया क्योंकि 3-4 दिन पहले ये डिस्कस किया गया था कि सारी पावर्स एमपीज़ के तर्ज पे इनके पास में प्रिविलेजेस होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इनका जिक्र किया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, कुछ भी नया नहीं था इसमें। और रागी के जीनोम के बारे में हमने डिस्कस किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया कि जो हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट था जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि जो यमुना एंड गंगा है वो लिविंग एंटिटीज़ हैं। सेबी के बारे में हमने डिस्कस किया थोड़ा सा। पीआईबी में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की कि नॉर्थ ईस्ट के यूथ के लिए कौन सी स्कीम्स लाई गई है। सीआईआई के बारे में डिस्कस किया, यूजीसी के बारे में डिस्कस किया, और जो स्कीम है क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया के बारे में डिस्कस किया। CIPM के बारे में डिस्कस किया। जो मक्के के लिए पहला मेगा फूड पार्क इस्टाब्लिश किया गया है, कहाँ इस्टाब्लिश किया गया है, कपूरथला पंजाब में, वो भी हमने डिस्कस किया। जरावा के बारे में डिस्कस किया, और नेशनल कमीशन फॉर एसटीज के बारे में भी डिस्कस किया। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।